आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस की पूरी तरह से तैयारी CWC की बैठक में दिख रही है। सदाकत आश्रम में ये कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक सदाकत आश्रम में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक 85 साल के बाद कहा जाए कि बिहार में हो रहे हैं और कांग्रेस नेता इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण राज्य में एक महत्वपूर्ण बैठक है और उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की पार्टी की बैठक आने वाले महीनों में एक बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी। बिहार ने एक ऐसी सरकार देखी है जो लोकप्रिय नहीं रही है और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए हैं जिनके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। It's an important state, and I think the people of Bihar are yearning for a change. I'm absolutely confident that the party's meeting today will pave the way for a greater change in the coming months. Bihar has seen a government that has not been popular, and I think there are many twists and turns in Bihar politics that led to the point that people want a change. The Congress party and the Gabandhan will fight a formidable election, and I'm confident that we will win this election. बिहार चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण ये राज्य है और महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। आज ऐतिहासिक मीटिंग होगी। आने वाले समय में जो बदलाव हम चाहते हैं सामाजिक और राजनीतिक, वो इस पार्टी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम ये लेकर आएंगे। गठबंधन और हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा? सर, जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं, अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस में कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बिहार में CWC की बैठक, कांग्रेस की बैठक जो हो रही है उसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार पूरी तरह से बिहार को बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इतने वर्षों बाद बिहार में CWC की बैठक हो रही है और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमें अच्छे संकेत मिलेंगे। हमारे सभी साथियों और राहुल गांधी ने बदलाव के लिए बहुत मेहनत की है। बिहार को बदलाव की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह भवन आज़ादी के संग्राम का गवाह रहा है। हम एक ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ से न केवल देश के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक संदेश निकलेगा। बिहार में इतने वर्षों बाद CWC की बैठक हो रही है तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है। ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। सीएम का फेस कांग्रेस से होगा? सर, देखिए, कांग्रेस ने जो आपको अभी घोषणा कर दी है वहीं तक उसको सीमित रखिए। आगे सब लोग जीत कर आएंगे तो फिर क्या निर्णय होगा वो आपके सामने आने वाला है। भवन में आप जिस प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। आप नेता संजय सिंह ने सीधे GST में सुधारों को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सीधे उन्होंने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप जो है देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 8 सालों तक GST के नाम पर देश की जनता को क्यों लूटा गया? आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आपने GST के नाम पर 127 लाख करोड़ इकट्ठे किए।
इसमें 123 लाख करोड़ रुपए देश के आम नागरिकों के लिए गए और 4 लाख रुपए चंद अमीर लोगों से लिए गए। कच्चे माल पर 12% से बढ़ाकर 18% टैक्स कर दिया गया है। आप देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो 8 साल में आपने जीएसटी के नाम पे देश की जनता को क्यों लूटा? आपने 127 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जीएसटी के नाम पे 8 साल में, जिसमें से 123 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश के आम आदमी से लिया और 4 लाख करोड़ रुपए जो चंद अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं जिनकी आबादी 5-10% है, उनसे आपने लिया। तो वो पैसा आप उनको वापस कीजिए। आपको 8 साल के बाद जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तब आपको जीएसटी की याद आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है जो चपत उत्सव मना रही है देश में। इसको बचत उत्सव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप देखिए ना, कच्चे माल पे आपने 12 से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया और जो उससे पक्का माल तैयार हो रहा है उसको आपने कहा कि हमने 0% कर दिया। तो अल्टीमेटली तो वो माल महंगा हो जाएगा ना, जो उन कच्चे माल से तैयार होगा उसको आपने 12% से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया कच्चे माल पे, और जो माल उससे तैयार होगा उसका आप कह रहे हैं कि हमने 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। तो आप देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आपने कहा कि 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा इस टैक्स रिफॉर्म से, फिर आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा इस देश की जनता को। तो महीने का तो एक आदमी के हिस्से में 115 रुपए ही आया ना। तो ये किस प्रकार का आपका रिफॉर्म है? और आपको इसकी याद 8 साल के बाद क्यों आई? और हर बार आप ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं? आपने नोटबंदी किया, आपने कहा अगर 50 दिन में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया, आपको आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपकी तकदीर नहीं बदली, तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। देश की जनता लाइन में खड़ी हो गई, 100 लोग मर गए, 99.3% पैसा फिर से बैंकों में वापस आ गया। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना जालीवाद नोट खत्म हुआ, ना काला धन खत्म हुआ। फिर आपने कहा जीएसटी दूसरी आजादी है, आर्थिक क्रांति है। 8 साल बाद आप अपने ही उस आर्थिक क्रांति की आलोचना करते हुए कह रहे नहीं साहब अब तो बहुत ज्यादा टैक्स हो गया, अब हम कम कर देंगे। तो वो आज का एमएलए राम अवतार, एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, उसमें बोला कि रोटी का दाम इतना बढ़ाना चाहते हैं, बोले 1 रुपए और बढ़ा लो, पार्टी को चंदा दो। तो उन लोगों ने कहा, साथ में जो एडवाइजर था उसने कहा था अब हंगामा हो जाएगा, जनता हंगामा करेगी। तब बोले जब हंगामा करेगी तो 50 पैसे कम कर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया मानती है कि यह एक ऐसा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, जहां हम सभी को मिलकर काम करना होगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है। हम अमेरिका सहित दुनिया भर से ऊर्जा के बड़े आयातक हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारे ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में अमेरिका की भागीदारी का एक बहुत बड़ा तत्व होगा, जो भारत के लिए उच्च स्थिरता ऊर्जा के विविध स्रोतों को सुनिश्चित करेगा। I'm here to talk about energy security. And clearly, the world recognizes that this is one area where we all have to work together. India is a big player in the energy field, as Pankaj just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including from the US. We expect to increase our trade with the US on energy products in the years to come. And being close friends, natural partners, our energy security goals will have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India, and help us unlock limitless possibilities with the US on various fronts, energy and
कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, भारी से भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी का प्रशासन जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हुई तबाही पर कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी का प्रशासन जिम्मेदार है। IMD की ओर से पहले ही सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें जो एहतियाती उपाय करने चाहिए थे वे नहीं किए गए। कोलकाता पुलिस, कोलकाता प्रशासन और CESC की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली गई और उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग मारे गए और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। IMD के पहले ही सावधानी बरतने को कहा तब कुछ नहीं किया गया, लेकिन ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि यह स्थिति अचानक पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उन्हें CESC, राज्य सरकार और कोलकाता निगम की ओर से 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। हर घर में नौकरी दी जानी चाहिए और तुरंत CESC के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और कोलकाता पुलिस के CP के खिलाफ गैर जमानती FIR दर्ज करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये आप देख लीजिए, IMD का जो उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था नहीं लिया, कॉशन दिया था प्रॉपरली विद एडवांस। IMD ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दुर्गा पूजा इनॉग्रेशन में बिजी है। कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉरपोरेशन और CSC, ये तीनों का लापरवाही की वजह से इतना आदमी का डेथ हो गया। नॉन ऑफिशियली 10 और 9 तो आइडेंटिफाई हो गया। देखिए, हमारा इतना आदमी को डेथ हुआ, ये डेथ अभी भी बढ़ सकता है। और कलकत्ता का मेयर, जिनको पुलिस को साथे लेकर फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब लोग को लेकर जो जो काम पहले करना चाहिए था नहीं किया। और आज उन्होंने इतना बड़ा हादसा होने के बाद दुर्गा पूजा का पेंडेल, दुर्गा पूजा का अरेंजमेंट सब आज बंद हो गया है। पूरा कोलकाता बंद हुआ है। स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, हवाई अड्डा, रेल मार्ग सब बंद है। पूरा दिन पूरा कलकत्ता, इतना बड़ा सिटी सब बंद है। और उन्होंने पिक्चर उठा रहा है, तू खींच मेरी फोटो। जब IMD ने प्रायर इंटीमेशन दिया, देख लीजिए, तब कुछ नहीं किया। और ममता बनर्जी प्रेस स्टेटमेंट कर रहा है, ये तो अचानक हो गया है। यहाँ का इसके साथ DBC का कोई संपर्क नहीं है, फराक्का बैरेज का कोई रिलेशन नहीं है, झूठा बात कर रहा है। देखिए, पितृपक्ष में दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर दिया, हिजाब पहन के पढ़ कर दिया। मां दुर्गा का अपमान किया है, हिंदू आस्था का ऊपर चोट पहुंचाया। ये तो होना चाहिए, होना ही था। हम लोग का डिमांड है, जितना लोग का डेथ हुआ है ड्यू टू दिस गवर्नमेंट, 1 करोड़ रुपया CSC, 1 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट, 1 करोड़ रुपया कलकत्ता कॉरपोरेशन देना चाहिए। हर घर में नौकरी देना चाहिए, क्लरिकल जॉब देना चाहिए ग्रुप C का। और तुरंत CSC का चेयरमैन संजीव गोयनका, मेयर फिराद हकीम और कोलकाता पुलिस का CP मनोज वर्मा के खिलाफ नॉन बेलेबल FIR होना चाहिए। अब तक FIR नहीं हुआ। अब तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मेरा साथ सरकार का सीधा रिलेशन तो नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये लोग का डेथ हुआ है विद डिटेल्स एड्रेस। अब तक कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता सरकार की ओर से नहीं डिटेल्स आया। ममता बनर्जी CSC को जिम्मेदार बताया, हाँ CSC भी जिम्मेदार है, लेकिन उनका कॉरपोरेशन तो मेन जिम्मेदार है। जितना डेथ हुआ उसमें 3-4 का डेथ हुआ स्ट्रीट लाइट का, उनका इलेक्ट्रिक शॉक से। स्ट्रीट लाइट तो CSC में
मेंटेन नहीं करता, केएमसी मेंटेन करता है। इसलिए तुरंत मेयर, सीपी और चेयरमैन सीएससी को अरेस्ट करना चाहिए, हमारी मांग है। ये पूरा हादसा के लिए, ये इतना जो पेनफुल इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकारी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर यात्रा की थी, यानी घुसपैठियों को बचाने के लिए। अब ओवैसी आ गए हैं, ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। मुसलमानों का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के लिए किया वो देश में आज तक नहीं हुआ। सारे के सारे लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एसआईआर पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। क्या आज तक नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू जी ने कभी कब्रिस्तान का घेरावट किया था? कभी वजीफा दिया था लड़के और लड़कियों को, मुस्लिम को? ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये करने का। तो ये आ क्यों रहे हैं? ये आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को उस्काने के लिए। वो आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी के बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बनी तो राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वायदा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया होगी, परिसीमन और चुनाव होगा। बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को तो नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोगों ने बीजेपी सरकार नहीं बनाई, इसलिए राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। नहीं है, क्या चैलेंज रही सर? अब आपके सवाल में ही जवाब है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक में हो तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। 20% है, शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोर्ड वाले रो रहे हैं। सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज़्म दोबारा से शुरू हो, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।